नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है पल्लवकालीन कला। हालाँकि इससे पहले हम लोग चालुक्यों के बारे में पढ़ा था, बादामी, ऐहोल, पट्टदकल जो था उनके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है हम लोग एलोरा एलिफेंटा के बारे में थोड़ा-सा ध्यान दिए हैं। तो आज हम लोग जो है बात करेंगे पल्लवकालीन कला पे, पल्लवकालीन कला, ठीक है? इसके संबंध में आज हम लोग बात करते हैं, जो कि अगला चरण है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम जो भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो क्रोनोलॉजी से ही चल रहे हैं। एंशिएंट से लेकर के अभी तक मेडिवल पे हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो धीरे-धीरे जो है मॉडर्न पे पहुँचेंगे। तो शॉर्टकट तरीके से जो-जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन-मेन पॉइंट उन्हीं को लेकर के हम लोग बात करेंगे। ज़्यादा बात करेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, इसलिए जो है थोड़ा-सा शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं कि आखिर है क्या इनके बारे में। यानी कि पल्लवकालीन कला, यानी कि हम मामल्लपुरम या महाबलीपुरम की बात करेंगे आज हम। लिख दे रहे हैं मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम, ठीक है? पुरम, इसकी बात करेंगे। ध्यान दीजिए कि इन लोग का जो विस्तार, मुख्य रूप से विस्तार क्षेत्र था, वो जैसे कि अलग-अलग जगहों पर, जैसे कि सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि इनका जो समय था वो 6वीं से 9वीं सदी था, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इनके जो विस्तार थे वो मुख्य रूप से जैसे कांचीपुरम है, कांचीपुरम, ठीक है? उसके बाद जो है तंजौर, है ना? पुटुकोट्टई, पुटुकोट्टई, यानी कि पूरा का पूरा ये बात हम लोग जो बात करेंगे, इन सब के बाद ये हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, ठीक है? तमिलनाडु। तो आज हम लोग विशेष एक राज्य पे फोकस करेंगे, यानी कि वो राज्य है तमिलनाडु, यानी कि पल्लवकालीन कला के बारे में। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जो है इसमें इनके, देखिए इनके स्कल्पचर्स के बारे में भी ध्यान देंगे, पढ़ेंगे और मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उन मंदिर में जो स्कल्पचर्स हैं उनके बारे में वो साथ-साथ चलते देखेंगे, देखते हुए चलेंगे, ठीक है? देखिए मुख्य रूप से इनके मंदिरों को 4 शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनके स्थापत्य के हम दृष्टिकोण से बात करते हैं, इनकी स्थापत्य कला के बारे में पहले हम बात करते हैं इनकी, ठीक है? तो जो स्थापत्य कला है इनके मुख्य रूप से 4 शासकों द्वारा बनवाए गए हैं, यानी कि 4 शासकों द्वारा, ठीक है? ये है। अब उन 4 शासकों में देखिए कौन-कौन सा है। जैसे कि नहम नंबर 1 है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, ठीक है? उसके बाद जो है नंबर 2 है नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन। फिर उसके बाद है राजसिंह वर्मन, राजसिंह वर्मन। फिर उसके बाद है नंदी वर्मन, नंबर 4 है नंदी वर्मन, ठीक है? इस तरह से है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि ये जो चारों है ना, इन चारों का जो समय है, अभी मैंने बोला है कि 600 से लेकर के 900 एडी, यानी कि ईस्वी तक का समय है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुल 300 वर्षों में, 300 वर्षों में काम किया गया, ठीक है? यानी 300 वर्षों तक इनको हम देख सकते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इन 3 वर्षों में हम इनके 2 वर्गों में स्थापत्य को देख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 2 वर्गों में मतलब समझ लीजिए, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 300 वर्ष है, इन 300 वर्षों में हम इनके 2 वर्गों में स्थापत्य को दे सकते हैं। 2 वर्गों में कि जैसे कि ये जो दोनों बात है, ये वाला, यानी कि महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, इनको अलग हम देखेंगे इधर, यानी कि जिसमें जो है मंडप और रथ बने हुए हैं, ठीक है? उसके बाद इन दोनों को हम लोग अलग रखेंगे,
यानी कि जिनमें हम मंदिर की बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अलग-अलग समझेंगे। अब आइए अलग-अलग राजाओं के बारे में देखते हैं कि अलग-अलग, जैसे कि महेंद्र वर्मन पहले, इनके बारे में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इनके समय में क्या-क्या काम किए गए हैं, किस तरह से आर्ट डेवलप हुए हैं, थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे, वो है महेंद्र शैली के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक महेंद्र शैली है, एक नरसिंह शैली है, एक राजसिंह शैली है, एक नंदी शैली है, ठीक है? नंदी वर्मन। तो हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे, अब इसके बारे में बात करेंगे, नंबर 1 के बारे में, यानी कि महेंद्र शैली। महेंद्र शैली के बारे में बात करेंगे। मेन पॉइंट पे बात करेंगे, ज़्यादा मतलब झोल करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लंबा समय खींचेगा। यानी कि महेंद्र शैली को हम देखते हैं कि इसमें मंडप का निर्माण ज़्यादा हुआ है। ये मंडप का निर्माण इन्होंने ज़्यादा कराया है, ठीक है? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ-साथ जो है, इनका जो समय काल था 610 से लेकर के 640 ईस्वी तक था। 640 ईस्वी तक, ठीक है? और इन्होंने जो है पहाड़ों को काटकर मंडप युक्त मंदिरों का निर्माण किया है। यानी कि पहाड़ों को काटकर, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इनमें क्या-क्या इन्होंने बनवाया है मंडप में, इस मंडप में इन्होंने क्या-क्या बनवाया है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि खास-खास मंडप है, जैसे कि पल्लवरम का पंच पांडव मंडप है। पल्लव वरम का पंच पांडव मंडप है, ठीक है? उसके बाद जो है ममंदूर का शैव मंडप, ममंडूप का शैव मंडप, ठीक। फिर उसके बाद है डावल नूर का शिव मंडप, डावल नूर का शिव मंडप। शिव और शैव एक ही बात है, से शिव मंडप, ठीक है? उसके बाद है एक और ले लीजिए मुख्य रूप से, वल्लभ का शिव मंडप, वल्लभ का शिव मंडप, इस तरह से ले लीजिए, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे मंडप है ना, ये सारे मंडप, ये ये कांचीपुरम में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है? कांचीपुरम में है, ठीक है? यानी कांचीपुरम कहाँ? तमिलनाडु। पहले ऊपर मैंने बोला था कि हम तमिलनाडु के बारे में ही बात करने वाले हैं, तमिलनाडु में है। और इसमें जो मुख्य रूप से मूर्तियां हैं, यानी कि मूर्तियों में अगर हम बात करते हैं, मूर्तियां मुख्य रूप से शिव या विष्णु की मूर्तियां हैं, शिव या विष्णु की मूर्तियां हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो रहा आपका महेंद्र शैली। सवाल पूछता है कि मंडप स्टाइल में, यानी कि मंडप किस में ज्यादा, किस शैली में ज्यादा निर्मित हुए, तो वो है महेंद्र शैली। यानी कि महेंद्र वर्मन जो शासक था, वो ज्यादा से ज्यादा कठोर पत्थरों से मंडप निर्माण करवाया था, यानी कि डायरेक्ट पहाड़ों को काट करके। अब जो दूसरा शैली है, यानी कि दूसरे नाम राजा के नाम पर जो शैली है, वो है नरसिंह वर्मन शैली। नरसिंह वर्मन शैली, इसके बारे में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। यानी कि दूसरे नंबर का, दूसरे स्थान का, इन्होंने रथ और मंडप दोनों बनवाया है। इन्होंने रथ और मंडप दोनों बनवाया, दोनों बनवाया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो महेंद्र थे, उन्होंने केवल और केवल मंडप बनवाया है, लेकिन जो नरसिंह जब आते हैं, तो रथ और मंडप दोनों, उसमें रथ भी जुड़ जाता है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा इनका इम्पोर्टेंट भी है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि रथ और मंडप जो दोनों हम देखते हैं ना, ये मामल्लपुरम व महाबलीपुरम में देखते हैं। कह सकते हैं मामल्लपुरम, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम पुरम, ठीक है?
यानी कि हम कह सकते हैं ये जो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम, ये जो है एक जिला है जिसका नाम है बसाई जिला। बसाई जिला, ठीक है। और पता ही है बसाई जिला पलार नदी के किनारे है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पलार नदी, जितने भी ये इसमें मंडप और रथ मिले हुए हैं वो पलार नदी के किनारे हैं, ठीक है। और मद्रास, मद्रास में है। कहाँ? तमिलनाडु, ठीक। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आइए जो है, हाँ, इनके समय की भी थोड़ा बात कर लेते हैं। समय आखिर क्या है? इनका जो समय है वो 630 से लेकर के 678 ईस्वी है। 630 से लेकर के 678 ईस्वी है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आइए अब इनके थोड़ा मंडप के बारे में बात करते हैं। मंडप, इन मंडपों में इन्होंने क्या क्या बनवाया है इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। इन मंडपों में इन्होंने जैसे कोनरी मंडप बनवाया है इन्होंने, कोनरी मंडप, ठीक है। उसके बाद जो है वराह मंडप है, वराह मंडप, ठीक। उसके बाद जो है महिष मर्दनी मंडप है, महिष मर्दनी। फिर उसके बाद जो है रामानुज मंडप है, रामानुज मंडप है। ये सब मंडप है, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद जो है एक और मंडप है जिसका नाम है, इधर ही लिख दे रहा हूँ, चलिए इधर लिख दे रहा हूँ, धर्मराज मंडप है, धर्मराज मंडप, ठीक है। उसके अलावा और एक मंडप है पंच पांडव मंडप, पंच पांडव मंडप। उसके बाद आदि वराह मंडप है, मंडप। फिर उसके बाद है कोटिकल मंडप, कोटिकल मंडप, ठीक है। देखिए, इससे पहले हमने जो महेंद्र वर्मन में पढ़ा था केवल मंडप पढ़ा था, फिर हम महेंद्र शैली में जब आए हैं मंडप और रथ की बात कर रहे हैं। तो महेंद्र शैली में अभी सिर्फ और सिर्फ मंडप की बात की है। अब इनके थोड़ा सा रथ का बात करते हैं कि आखिर है क्या। इनके रथों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए, इसमें जो मंडपों में अगर हम स्कल्पचर्स की बात करते हैं, सबसे पहले इन मंडप में जो स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, यानी कि इन पूरे मंडपों में वो त्रिविक्रम, गजलक्ष्मी, दुर्गा टाइप के स्कल्पचर्स हुए हैं। चलिए लिख दे रहे हैं। एक तो है त्रिविक्रम, पहले इसको पूरा जान लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है त्रिविक्रम, फिर गजलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, ठीक है। उसके बाद है एक और दुर्गा। ये दो तीन स्कल्पचर्स मतलब इस तरह से देखे जा सकते हैं जो फेमस फेमस है। अब आइए इनके रथ के बारे में, यानी कि हम नरसिंह वर्मन शैली में मंडप तो देख लिए, अब इनके रथ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि ये जो कंटिन्यूटी आ रही है, यही कंटिन्यूटी इसमें थोड़ा देखते हैं। इनके रथ, रथ के बारे में जो देखते हैं रथ में कौन कौन से हैं। इनके रथ बहुत फेमस है। रथों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, मंडप के बारे में विशेष कोई चर्चा नहीं होती है। बस हम जानकारी के लिए बता रहे हैं। अब इनके रथ में देखते हैं क्या क्या है। इनके रथ भी वही महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम में है। और जो भी रथ मिले हुए हैं सप्त रथ उसको बोला जाता है। अग्नेय चट्टानों में निर्मित है, लिख दे रहे हैं, अग्नेय चट्टानों में निर्मित है, अग्नेय चट्टानों में निर्मित जितने भी रथ हैं, ठीक है। और सप्त रथ भी बोला जाता है इनको। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब उन रथों में क्या क्या है उस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नंबर एक, जो प्रमुख रथ हैं, धर्मराज रथ, धर्मराज रथ, ठीक है। नंबर दो, भीम रथ,
नंबर 3 नकुल सहदेव रथ। ठीक है। 4 नंबर हो जाएगा आपका ये गणेश रथ। फिर उसके बाद जो है 5वें नंबर का हो जाएगा आपका वलयन कुट्टई रथ। वलयन कुट्टई रथ। 2 पिद्दरी रथ 6वें नंबर का। 2 पिद्दरी रथ। एक है द्रौपदी रथ। फिर एक है आपका अर्जुन रथ। देखिए इसमें ये जो दोनों रथ है ना, यानी कि वलयन कुट्टई रथ और दो पितरी रथ, ये विशेष इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब और क्या क्या इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यानी कि धर्मराज रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, ये इम्पोर्टेंट है। और ये द्रौपदी और अर्जुन रथ है, ये दोनों जो है एक ही पेडेस्टल पे बने हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक ही अधिष्ठान पे बने हुए हैं। अधिष्ठान पे बने हुए हैं। ठीक है। ये दोनों रथ जो है एक ही अधिष्ठान पे बने हुए हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, इनके थोड़ा अलग अलग डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर इनमें स्कल्पचर्स किस तरह के हैं, इनकी बनावट क्या है, इस तरह से। बाकी हम लोग जो ऊपर मंडप देखे हैं, यानी कि महेंद्र वर्मन वाले में जो मंडप देखे हैं, वो बहुत विशेष खास नहीं है, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान मत दीजिएगा, बस जानकारी के लिए मैं चर्चा किया हूँ। उसके बाद महेंद्र के बाद जो नरसिंह वर्मन वाले में हम लोग मंडप देखे हैं, वो भी बहुत विशेष खास नहीं है। लेकिन जो नरसिंह वर्मन वाले में रथ देख रहे हैं, जैसे धर्मराज रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ है, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल बस इतना ही पूछता है कि महेंद्र वर्मन के समय में क्या देखते हैं, केवल रथ देखते हैं या केवल मंडप देखते हैं या रथ मंडप देखते हैं या फिर मंदिर देखते हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा जो महेंद्र वर्मन के समय पे था, केवल मंडप देखते हैं, बस मंडप के नाम विशेष नहीं पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके अलग अलग रथों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनमें किस तरह से स्कल्पचर्स मिले हुए हैं और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे धर्मराज रथ के बारे में। धर्म राज रथ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जो है धर्मराज रथ जो है, ये सभी रथों में सबसे बड़ा रथ माना जाता है, यानी कि जो अर्जुन है, द्रौपदी है, नकुल सहदेव है, भीम है, उन सारे रथों में सबसे बड़ा रथ है। यानी कि लिख सकते हैं सभी रथों में सबसे बड़ा रथ है। ठीक है, रथ है ये। और ये रथ जो है वर्गाकार है, हालांकि वर्गाकार सारे हैं। और ये 3 तल है, कोई 3 तल है, कोई 2 तल है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 तल्ला है। ठीक है। और इसमें जो प्रमुख मूर्तियां हैं, मूर्तियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे सोम स्कंद, सोम सोम स्कंद शिव, ये मूर्ति एक है। एक विष्णु की मूर्ति है। फिर एक है ब्रह्मा की मूर्ति। ठीक है, ये मूर्ति खास तौर पे। फिर जो अगला रथ आता है वो है भीम रथ। भीम रथ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ विशेष वो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चर्चा कर रहे हैं इनकी बनावट वगैरह के बारे में। ये आकारशाला प्रकार का है। आकारशाला, आकारशाला मतलब पर्णशाला जिसको बोलते हैं, आकारशाला प्रकार का है। ठीक है।
इनकी जो छत है ना, आकारशाला देखिए कैसे होता है, बता रहे हैं। इनका जो छत है वो गाड़ी या हाथी के पीठ जैसा है, यानी कि हाथी के पीठ जैसा है इनका छत। इनका छत जो है हाथी के पीठ जैसा है, और इनके जो द्वार हैं वो पश्चिम में द्वार है, पश्चिम मुखी है, बोल सकते हैं, पश्चिम में द्वार है। ठीक है। और जैसे इनका हम हाथी के पीठ जैसा आकार हम बोले हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से इनका बेस है। ठीक है, ये इस तरह से मान लो इनका बेस है, इस तरह से। फिर एक इस तरह से हम ले सकते हैं, इस तरह से, बात समझ रहे हैं। और ये इस तरह से मोहारा हो, फिर स्तूप का यहाँ बना होता है इनका, स्तूप का इसे छोटा छोटा इस तरह के स्तूप का होता है। ठीक है। और ये दीवार होती है इस तरह से, इस तरह से कुछ होता है ना। जो भी है इस तरह से होता है, इनके जो छत होता है इसी आकार में होता है, इसी आकार में, हाथी के पीठ जैसा। ठीक है। और अगर इसको फ्रंट से देखा जाए थोड़ा सा, जैसे ही हम पर्सपेक्टिव व्यू में देख रहे हैं लंबाई में, तो अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से इनका होता है बनावट, इस तरह से होता है, एक साइड से देखेंगे तो। ठीक है, इस तरह से होता है। तो यही है इनका मेन मतलब पहचान। फिर उसके बाद जो है अगला जो वो रथ आता है, वो रथ है नकुल सहदेव रथ। नकुल सहदेव रथ। ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनके जो अधिष्ठान है, यानी कि जो चबूतरा है, वो धनुष के चाप के दो किनारों जैसा है, जैसे कि मान लीजिए धनुषाकार है। चुपचाप ऐसे बोलते हैं धनुषाकार। धनुषाकार क्या अधिष्ठान, बता रहे हैं अभी कैसा है। और इनके भी छत जो है हाथी की पीठ जैसा है, गज पृष्ठा जिसको बोलते हैं, यानी गज पृष्ठाकार, गज पृष्ठाकार छत है इनका। ये हाथी की पीठ जैसा है। ठीक है, गज पृष्ठाकार उसको बोलते हैं छत इनके। और इस एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसी जो इनके ये अधिष्ठान है धनुषाकार है, इसी को ही हम बोलते हैं एपिसिडल, नाम सुने होंगे आप, एपिसिडल इसको बोलते हैं, एपिसिडल। ठीक है, एपिसिडल बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सवाल पूछा जाता है। यानी कि इस तरह से होता है, मान लीजिए ये है इनका, इस तरह से वो अधिष्ठान होता है। ठीक है, बोलो ना धनुषाकार, यानी कि घोड़े के नाल जैसा होता है, इस तरह से अर्धगोलाकार जिसको बोलते हैं, यही है अर्धगोलाकार। पूरे रथों में इसका अब मतलब जो अधिष्ठान है वो सबसे अलग है, इसलिए जो है फेमस है। और इस रथ का जो गर्भगृह है ना, वो एकदम सादा है, एकदम सादा है। ठीक है, ये इसका कुछ खास विशेषता है। और उसके बाद जो है अगला जो रथ है वो है द्रौपदी रथ, द्रौपदी रथ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये सबसे छोटा रथ है, सबसे छोटा रथ है। ठीक है, और झोपड़ी की तरह ये रथ है, यानी पर्णशाला जैसी ये रथ है, झोपड़ी की तरह, ये झोपड़ी की तरह रथ है, इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद जो है इसे दुर्गा रथ भी कहा जाता है, इसे दुर्गा रथ भी कहा जाता है, जाता है, क्योंकि इसमें दुर्गा की आकृति है। ठीक है, इस गर्भगृह में जो है दुर्गा की आकृति है, आकृति है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ बीच में जो है गर्भगृह है, तो यहीं पर आकृति है।
तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो अगला रथ आता है वो है अर्जुन रथ। अर्जुन रथ, अर्जुन रथ और द्रौपदी रथ का बहुत बड़ा संबंध है, अभी थोड़ा बता रहे हैं, पहले इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अर्जुन रथ के बारे में थोड़ा सा पहले जान लीजिए, उसके बाद बताते हैं। ये अर्जुन रथ जो है ना, इस ये जो है अपूर्ण है, यानी कि अभी, मतलब कि अभी क्या उसी समय से पूर्ण नहीं है, यानी कि अपूर्ण है, पूर्ण रूप से अपूर्ण रथ है ये, कंप्लीट नहीं है, 2 मंजिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अर्जुन रथ और आपका द्रौपदी रथ, यानी कि ये द्रौपदी रथ है और ये है आपका अर्जुन रथ, ये दोनों जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों द्रौपदी रथ प्लस अर्जुन रथ दोनों एक ही अधिष्ठान पर है। ये भी इसी की वजह से बहुत फेमस सवाल बन जाता है, इसमें पूछता है कि एक ही अधिष्ठान पर कौन कौन से रथ हैं, तो वो है आपका द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला थोड़ा बात करते हैं। चलिए, अब ये तो रहे, मतलब कि आपके जो दो, यानी कि महेंद्र वर्मन से के बारे में बात किए हैं, यानी कि जो कि मंडप मिले हैं, और उसके बाद जो है हम नरसिंह वर्मन के बारे में बात किए हैं जिसमें मंडप और रथ मिले हैं। अब अगला जो बात करते हैं वो है आपका राजसिंह वर्मन के बारे में बात करते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि जिसमें मंदिर बने हुए हैं। अभी तक तो हमने मंडप और रथ की बात की है, अब जो है हम लोग मंदिरों के बारे में बात करते हैं, यानी कि संरचनात्मक मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहाड़ों को खोद कर ना कि मतलब काम किया है, बल्कि जो है पत्थरों को जोड़ करके जिसमें काम किया गया है। यानी कि अभी तक हमने जो मंडप और रथ के बारे में पढ़ा है वो पहाड़ों को खोद कर बनाया गया है डायरेक्ट। लेकिन अब जब राज सिंह समय से बात करते हैं, यानी कि राज सिंह वर्मन, या फिर उसके बाद जो है अगला जो नंदी वर्मन आता है ना, इनके सबके बारे में पढ़ेंगे तो ये मंदिर इसमें बने हुए हैं, यानी कि पत्थरों को जोड़ करके बनाए गए हैं मंदिर। लेकिन इससे पहले जब हम महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़े हैं या नरसिंह वर्मन के बारे में पढ़े हैं, तो उसमें रथ और मंडप बने हुए हैं। तो थोड़ा क्लियर करिएगा, अभी आगे हम बता देंगे, फिलहाल इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो संरचनात्मक मंदिर, यानी कि हम राजसिंह शैली की बात कर रहे हैं, यानी कि राजसिंह, तीसरा नंबर का राजा था राजसिंह शैली। ठीक है, इसी को ही हम बोलते हैं नरसिंह द्वितीय। नरसिंह द्वितीय, कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे उन्हीं को राज सिंह बोलिए चाहे उन्हीं को नरसिंह द्वितीय बोलिए। ठीक है, एक ही लोग हैं, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, देखिए, अभी मैंने बोला है कि इससे पहले जितने भी मंडप और रथ बने हैं वो कठोर पत्थरों में, डायरेक्ट पत्थरों में काट कर बनाए गए हैं। लेकिन लेकिन राज सिंह शैली, यानी कि राज सिंह ने जब आया, यानी कि राज सिंह वर्मन जिसका नाम है, ये वाले इनकी बात कर रहा हूँ, ये जब आए तो इन्होंने विभिन्न पत्थरों को लेकर काम करवाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने विभिन्न पत्थरों को लेकर कार्य करवाया। ठीक है, अब उस विभिन्न पत्थरों में कौन कौन से पत्थर हैं, जैसे कि लेप्टेनाइट पत्थर है एक, लेप्टेनाइट पत्थर। ठीक है, एक है लाल छोहे रंग का पत्थर। ठीक है, एक है सफेद भूरे रंग का पत्थर।
जब गूगल पे इसको डालेंगे ना तो आ जाएगा सब। मैं इसलिए इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ढूंढें कि आखिर लाल चूहे क्या होता है, लेप्टानाइट क्या होता है, सारा चीज़ बता देंगे और आप लोग क्या करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इन इन तरह के मतलब विभिन्न पत्थरों का इन्होंने यूज किया है। इन्हीं के समय सदार सिंह शैली से समय से ही जो है मंदिर बनने स्टार्ट हुए हैं। आप बाकी इससे पहले जो है, चाहे हम नरेंद्र की बात करें, नहीं वो सॉरी महेंद्र की बात बात करें, या फिर जो है उनके बाद जिनका नाम था वो, क्या नाम है आपका, नरसिंह की बात बात करें, उनमें जो है मंडप और रथ बने हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इनमें मतलब किस किस तरह के मंदिर इन्होंने बनवाए हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। प्रमुख रूप से जो मंदिर हैं, एक मंदिर है जिसका नाम है समुद्र तटीय मंदिर। पहला मंदिर है समुद्र तटीय मंदिर। ठीक है। यानी इसका जो टाइमिंग है वो है 728 ईस्वी। 728 ईस्वी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं समुद्र तटीय मंदिर के बारे में। ये महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम एक जिला है जिसका नाम है चिंगलपेट जिला। चिंगलपेट जिला। ठीक है। चिंगलपेट जिला कहाँ? तमिलनाडु। इस तरह से देखिए, सीक्वेंस सीक्वेंस में इसलिए बताता हूँ कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, स्टेप बाय स्टेप, और उसको एक मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू में बात करता हूँ, ऐसा नहीं झोल करके। ठीक है। अब देखिए, यह पहला संरचनात्मक स्थापत्य है। मैंने बोला ना, पल्लव काल का, लिख दीजिए पल्लव काल का पहला संरचनात्मक मंदिर है। ठीक है। इससे पहले जो रथ और मंडप थे वो संरचनात्मक नहीं थे। बात समझ रहे हैं? वो डायरेक्ट पहाड़ों में काट कर ऐसे बना दिया गया है। संरचनात्मक नाम इसलिए ले रहा है कि जहाँ पत्थरों पर जोड़ा गया है, कंस्ट्रक्शनिज्म जहाँ हुआ है। बात समझ रहे हैं? जोड़ घटा करके इस तरह से, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। अब उसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो मंदिर है ना, ये शैव मंदिर है। शैव मंदिर है। ठीक है। और शिखर व स्तूपिका एकदम अष्टकोणीय है। इसका, इस मंदिर का जो है शिखर व स्तूपिका अष्टकोणीय है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब जो है देखिए, उसके बाद दूसरा जो मंदिर आता है वो है आपका कांचीवरम का कैलाशनाथ मंदिर। कांचीवरम का कैलाश नाथ मंदिर। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ये किसके समय की बात कर रहे हैं हम? राज सिंह या नरसिंह द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं। वो नरसिंह की बात मत करना जिसमें रथ और मंडप बने हैं, वो नरसिंह प्रथम है। ये नरसिंह द्वितीय यानी कि इन्हीं के नाम है राज सिंह। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आगे हम स्पष्ट कर देंगे। दूसरा जो है कांचीवरम का कैलाशनाथ मंदिर, ये भी जो है तमिलनाडु में है, पता ही है, तमिलनाडु की बात हो रही है। और ये भी मंदिर जो है शैव है, शैव मंदिर है। ठीक है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो स्कल्पचर्स मिले हुए हैं, वो सोम स्कंद की आकृतियां हैं इसमें। सोम स्कंद की आकृतियां हैं। ठीक है। अभी सोम स्कंद के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। फिर इसके अलावा जो है दिक्पाल और गणेश की भी आकृतियां हैं। दिक्पाल व गणेश की भी आकृतियां हैं। ठीक है। ये जो सोम स्कंद की हम बात कर रहे थे, ये आकृति जो है पल्लव प्रतिमा शास्त्र के अनुरूप बनाया जाता था। ठीक है। जो कि ये पल्लव शासक के परिवार को दर्शाता है। कभी कभी सवाल पूछता है कि कौन सी आकृति पल्लव शासकों की एक परिवार को दर्शा दर्शी मतलब प्रदर्शित करता है।
यानी कि वो सोमस्कंद जिसमें भगवान शिव होते हैं एक पेडेस्टल पर और माँ पार्वती होती हैं, फिर उनके पुत्र कार्तिकेय होते हैं, है ना? इस तरह से उनका एक फैमिली होता है और जो कि मतलब ये पल्लवकालीन फैमिली को दर्शाता है। यही है सोमस्कंद की आकृति। बात समझ रहे हैं? इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है अगला जो लास्ट राजा आता है जिसका नाम है नंदीवर्मन, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यानी कि नंदीवर्मन शैली के बारे में पढ़ते हैं। नंदीवर्मन शैली, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इन्होंने राजसिंह के कुछ समय बाद मंदिर बनवाए हैं। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया था, काफ़ी लंबे समय बाद इन्होंने मंदिर बनवाया है। ठीक है? यानी कि इनके समय में जो मुख्य रूप से जो मंदिर है नंबर एक वो है वैकुंठ पेरुमल मंदिर। वैकुंठ पेरुमल मंदिर। ठीक है? ये वैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ है पता है? कांचीवरम में। कांचीवरम। और ये मंदिर जो है ना वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव मंदिर है ये। बलुए पत्थर में बना है। ठीक है? इसका अधिष्ठान व शिखर ग्रेनाइट में है। अधिष्ठान अधिष्ठान व शिखर ग्रेनाइट में है। देखिए अभी क्या बोला कि ये मंदिर जो है किस में है? बलुए पत्थर में है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर मन में ये सोचे होंगे आप कि भाई अधिष्ठान और शिखर बोल रहा है कि ग्रेनाइट में है और मंदिर बोल रहा है कि बलुए पत्थर में है, तो सही बोल रहा है। देखो कैसे है। मान लीजिए कि ये मंदिर है आपका, ये मंदिर है इसका। बात समझ रहे हैं? इस तरह से मान लो ये मंदिर है ना? इस तरह से। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो अधिष्ठान है ना, ये अधिष्ठान ग्रेनाइट में है। ठीक है? और फिर कह रहा है कि ये शिखर भी ग्रेनाइट में है। तो बचा क्या बीच में? इसी की बात कर रहा है कि ये बलुआ पत्थर में है। बात समझ रहे हैं? बलुआ पत्थर में है। बताओ, 2 टाइप का पत्थर यूज़ किया है, विभिन्न प्रकार के। इसीलिए शुरू में बोला है कि ये ये जो राजा आए हैं उनके बाद, ये सब अलग-अलग पत्थरों का यूज़ किया है, अलग-अलग टाइप की पत्थरों का यूज़ किया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस मंदिर की खासियत क्या है और एक चीज़, जैसे वैकुंठ पेरुमल मंदिर है, ये 4 मंजिला है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो है मंदिर 4 मंजिला है। ठीक है? और इसमें 3 गर्भगृह हैं। 3 गर्भगृह हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब तीनों गर्भगृह जो है ना, इस तीनों गर्भगृह में तीनों विष्णु की प्रतिमा है। यानी कि 3 विष्णु की प्रतिमा है। यानी तीनों को लिख दे रहे हैं, तीनों विष्णु की प्रतिमा है। ऐसा नहीं है कि जो है 3 गर्भगृह अलग-अलग देवताओं का है, क्योंकि शुरू में मैं बोल दिया हूँ कि वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है, तो इसका मतलब है भगवान विष्णु के वहाँ पर स्कल्पचर्स होंगे। अब देखिए कौन-कौन से हैं, जैसे 3 गर्भगृह हैं, तो इन पहले वाले गर्भगृह में, यानी पहला गर्भगृह लिख दे रहे हैं, पहले गर्भगृह, इसमें जो है ना, जो भगवान विष्णु है वो स्थानक मुद्रा में है। स्थानक मुद्रा में विष्णु। ठीक है? फिर उसके बाद जो है दूसरे गर्भगृह में, यानी कि दूसरे गर्भगृह में आसन मुद्रा में है। आसन मुद्रा में विष्णु। तीसरे गर्भगृह में शयन मुद्रा में है। शयन मुद्रा में विष्णु।
ये हैं, यानी कि 3 गर्भगृह में 3 तरह के विष्णु हैं। एक स्थानक है, स्थानक मुद्रा में है, फिर एक बैठे हुए हैं, फिर एक सोए हुए हैं। यानी कि एक खड़े हुए हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में जो है वो बैठे हुए हैं, तीसरे वाले में सोए हुए हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इन दोनों चारों राजाओं में खेल क्या दिख रहा है, थोड़ा-सा उसके बारे में थोड़ा हम समझा रहे हैं, बोले हैं ना कि थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये जो चारों राजा थे, यानी कि महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, राजसिंह वर्मन और नंदी वर्मन, इन चारों के बारे में हमने पढ़ा है। यानी कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एक तो है महेंद्र वर्मन, ठीक है? फिर एक है नरसिंह वर्मन, फिर एक है राजसिंह वर्मन, फिर एक है नंदी वर्मन। देखिए, ये जो महेंद्र वर्मन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मंडप का निर्माण करवाया है। यानी कि पहाड़ों को काट कर, डायरेक्ट काट कर, ठीक है? और ये जो नरसिंह वर्मन है ना, ये मंडप प्लस रथ का निर्माण करवाया है, डायरेक्ट इन्हीं को, यानी कि पहाड़ों को काट कर, ठीक है? फिर ये जो राजसिंह आया ना, ये मंदिर यानी कि संरचनात्मक तरीके से मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि अलग अलग पत्थरों को जोड़कर, इसी के समय से अलग अलग पत्थरों से, ठीक है? फिर नंदी वर्मन भी, ये भी जो है मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है? ये भी अलग अलग पत्थरों को, पत्थरों में, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, यही दोनों में चारों में अंतर है। तो इसीलिए न बोल रहे हैं, इन दोनों को एक श्रेणी में रखा जाता है, जो कि मंडप और रथ का निर्माण करवाए हैं। फिर इन दोनों को एक श्रेणी में रखा जाता है, जो कि मंदिरों का निर्माण करवाए हैं। चाहे आप इनको अलग अलग पढ़िए, चाहे जो है दो दो करके पढ़िए, एक ही बात है। बात समझ में आई? इस तरह से है कुछ इसके स्टाइल पढ़ने के। ध्यान दीजिएगा, ये जो मंडप है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा राजा ने सिर्फ और सिर्फ मंडपों का निर्माण करवाया है, तो वो है महेंद्र वर्मन। और ये इसमें जो है मंडप ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रथ इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि ऐसा कौन सा राजा था जिन्होंने मंडप और रथ दोनों को बनवाया है, तो वो है नरसिंह वर्मन। और इसमें मंदिर इम्पोर्टेंट है, इसमें ही मंदिर इम्पोर्टेंट है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये पल्लव कालीन के कुछ मंडप, रथ और मंदिर थे उन 4 शासकों के अंतर्गत। अब इसके अलावा पल्लव काल में एक चीज़ और बहुत फेमस चीज़ पढ़ा जाएगा, जो कि है भागीरथ की तपस्या, यानी कि हम कहते हैं गंगा अवतरण स्कल्पचर से जो मिला हुआ है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि हम इन मंदिरों के अलावा इनसे अलग जो काम हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि भागी रथ की तपस्या, या फिर हम इन्हीं को बोलते हैं गंगा अवतरण। गंगा अवतरण, ठीक है? बात समझ रहे हैं? और इसी को अर्जुन का तप के नाम से भी जानते हैं, लिख दे रहे हैं, अर्जुन का तप, अलग अलग नामों से दिया जाता है। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखिए, ये जो स्कल्पचर बना हुआ है, एक दीवार टाइप का रिलीफ में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें खोद करके बनाया गया है, जो कि 98 फीट लंबा है। 98 फीट क्या है? लंबा है। बात समझ रहे हैं? और 43 फीट ऊंचा है, यानी कि 43 फीट क्या है? ऊंचा है। बात समझ रहे हैं ना? यानी कि हम अगर सेंटीमीटर में अगर हम बात करते हैं, या फिर मीटर में अगर बात करते हैं, सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीटर में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 98, ये 30 मीटर जो है लंबा है, और ये जो है जो 15 मीटर ऊंचा है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किस पत्थर में है ये?
ग्रेनाइट चट्टान में है, ग्रेनाइट चट्टान में है। ठीक। उसके बाद इसमें जो कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना बेहद जरूरी है। बाकी जो है इमेज के साथ में भी एक वीडियो अलग से बनेगा। फिलहाल इसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की घटना को दिखाया गया है, यानी गंगा को पृथ्वी पर अवतरण की घटना को दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है। और इसी में जो है ना, नागराज तथा नागकन्या को भी उकेरा गया है। इसी स्कल्पचर में नागराज तथा नागकन्या को भी उकेरा गया है, उकेरा गया है। ठीक है। उसके बाद जो है गया है लिख दे रहे हैं। उसके बाद जो है भागीरथ के रूप में एक दाढ़ी युक्त व्यक्ति को दिखाया गया है। सॉरी, भागीरथ, भागीरथ के रूप में एक दाढ़ी युक्त व्यक्ति को दिखाया गया है। बात समझ रहे हैं? यानी कि एक व्यक्ति है जो दाढ़ी युक्त है, जिसका नाम है क्या? भागीरथ, जो तपस्या कर रहा है। ठीक है। उसके बाद यही व्यक्ति, यानी कि जो भागीरथ है, यही व्यक्ति जो है एक पैर पर खड़े हुए दिखाया गया है, यानी कि एक पैर पर खड़ा हुआ है, एक पैर पर खड़ा हुआ है। कौन? यही भागीरथ। ठीक है। और खड़ा हो करके ये व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर किया है, दोनों हाथ ऊपर किया है। ठीक है। थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दोनों हाथ ऊपर फैला करके, नहीं ऊपर करके, ये भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है। भगवान शिव से प्रार्थना के लिए ऊपर हाथ किया है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा इस चट्टान पर इन मूर्ति शिल्पों के अलावा लाइफ साइज के दो हाथियों को उकेरा गया है। लाइफ साइज की दो हाथियों को उकेरा गया है। को उकेरा गया है। ठीक है। उनके बच्चों के साथ, यानी कि जो दो हाथियां हैं, ये अपने बच्चों के साथ, बीच पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं अपने, उनके बच्चों के साथ इसे लिख दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ। फिर इस मूर्ति शिल्प के अलावा और भी मूर्ति शिल्प है, मतलब छोटे छोटे, जैसे कि सूर्य हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जल है, इस तरह के मतलब उसमें बनाया गया है। इन सबको उकेरा गया है। फिर आप ध्यान दीजिएगा कि इस मूर्ति शिल्प का जो निर्माण करवाए थे, उनका नाम ये था, जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और उसका पुत्र मामल्ल के शासनकाल में ये सारा चीज बना है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस मूर्ति शिल्प का निर्माण, ऐसे कह सकते हैं, इसका निर्माण, इसका निर्माण पल्लव शासक महेंद्र वर्मन
प्लस उसका पुत्र मामल्ला, इन दोनों ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया है। ठीक। और इसी मूर्ति शिल्प को हम पहले ही बोले हैं कि इसी मूर्ति शिल्प को अर्जुन का तप के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन का तप इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक। ये रहे आपके पल्लवकालीन कला, जिसमें हम मंडप पढ़ते हैं, रथ पढ़े हैं और मंदिर पढ़े हैं। इसके अलावा हम लोग जो है भागीरथ की तपस्या भी पढ़े हैं। ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, और इससे संबंधित जो है अगले वीडियो में मिलने से पहले इससे संबंधित कुछ अगला वीडियो और रहेगा, जो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद।